हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 11th क्लास एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें भाई केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्या होता है। इसमें लाइन्स इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कोल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने 9th-10th में केमिस्ट्री में पढ़ा। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं भाई? मैटर। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना होता है? वैसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? जो भी हमारे आसपास मटेरियल है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसकी रिएक्शंस क्या है ना। तो ये किसके बारे में, ये सारी चीज़ें हमें किसके अंदर पढ़ने को मिलती हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी सारी मटेरियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं हम इसमें। अब डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर ना पूरा मतलब ये हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पे कि कैसे क्या पता चला, क्या क्या मतलब केमिस्ट्री के हिस्ट्री रही है। ठीक है, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनाई गई, इसी तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे रखी है इसमें। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले, जैसे कि हमने 9th क्लास का चैप्टर पढ़ा था, जब भी हमने देखा था कि जो सबसे पहले बात की थी परमाणु की, वो किसने की थी? एक कनन नाम के क्या थे, हमारे फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था। ठीक है, कि जब हम किसी भी मेटल को बार बार डिवाइड करे जाएंगे तो वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाता है, और वही हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, और उससे ज़्यादा हम उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे रखा है। किसने बताया था? कनन ने। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, और जब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना, वो आपस में एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस आपस में एग्रीगेट होके और एक स्मॉल यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? एटम। मतलब वही बात है कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स को डिवाइड, किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाते, क्या करते जाते, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करा, तो इसको डिवाइड करा तो क्या हुआ कि इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब वो एक इतना छोटा पार्टिकल्स होगा कि उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया। ठीक है, एक चर्क संहिता आती है जिसके बारे में मतलब बोला जाता है कि ये एक सबसे पुरानी आयुर्वेदिक ब्रांच थी इंडिया की। ठीक है, आयुर्वेदिक के बारे में बताती थी चरक संहिता। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कैसे बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता था, है ना, कैसे पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस किया जाता था, जिसको हम आजकल नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, कि रिडक्शन कैसे किया जाता था, और इसी के अंदर ही भस्म वगैरह होती थी मेटल्स की, उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सब क्या होती है, और नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसमें चर्क संहिता नाम की एक बुक है, एक स्पेशल आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में हम मतलब जानते हैं कि भाई भस्म, जिसमें भस्म क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, और कैसे मतलब डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता था, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में हम मेनली किसकी बात करते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। तो केमिस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं?
हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं हम केमिस्ट्री को। ठीक है, तो इसे ही बस मैंने थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में कि देखो क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सबस्टेंस इज कोल्ड केमिस्ट्री। यानी कि मटेरियल भी किससे मिलके बना होता है भाई? पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। तो उनके बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, वो क्या क्या प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सब किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, क्योंकि हम इसमें मेनली एटम्स और मोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो भाई सबसे पहले किसने बताया? आचार्य कर्ण ने बताया था एटॉमिक थ्योरी के एटॉमिक थ्योरी दी कि भाई एटम क्या होते हैं। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच नेम परमाणु, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था? परमाणु दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंस आर एग्रीगेट फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, जिसको मतलब बहुत सारे एटम सब्सटेंस आपस में एग्रीगेट होके एक स्मॉल यूनिट बनाते हो, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया। चरक संहिता के बारे में कि ओल्डेस्ट आयुर्वेदा एपिक ऑफ इंडिया है ये, है ना। इसमें पार्टिकल्स का साइज कैसे रिड्यूस किया जाता है, मेनली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। यूज ऑफ मेटल बसम के बारे में और कैसे डिजीज़ को क्योर किया जाता था, ये सब इसमें बताया गया है। अब देखो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो देखो केमिस्ट्री प्रोवाइडेड मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस अगर हम देखें कि भाई केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का यूजेज कई लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह को बनाने में यूज किया जाता है। जैसे एक है सिस्प्लेटिनम और एक है टैक्सोल, जिसका यूज हम किस में किया जाता है? कैंसर थेरेपी में करते हैं। इसी तरह से AZT है, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, इसका यूज किस में किया जाता है? एड्स में किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी टैक्सोल है ना, ये भी मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर है बहुत बड़ी। ठीक है, और AZT भी एक 4-5 रिंग्स आपस में कंबाइन होकर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बट कभी कभी क्या होता है सिस्प्लेटिनम की स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सिस्प्लेटिनम की क्या स्ट्रक्चर होती है कि प्लेटिनम होता है और यहाँ पे 2 NH3 जुड़े होते हैं प्लेटिनम से, और 2 ही क्या जुड़े होते हैं? Cl। ठीक है, तो सिस क्या कि दोनों ही एक जैसे जो हमारे कंपाउंड्स हैं, NH3 किसकी फॉर्म में होता है भाई? NH3 क्या है? कंपाउंड्स है। ठीक है, और इसको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है ये। तो ये क्या है? ये एक साइड है और Cl दोनों एक साइड है, तो ये क्या हो गया? सिस बोलेंगे इसको, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये किसकी स्ट्रक्चर्स है? ये है हमारी सिस प्लेटिनम की स्ट्रक्चर होती है, जो कैंसर थेरेपी में काम आता है। ठीक है, इसी तरह से एक ड्रग्स है टैक्सोल, वो भी कैंसर में काम आता है, और एक है AZT जो किस में काम में आता है? हमारा एड्स में। ठीक है, तो देखो जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो यही बता रखा है कि भाई यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, सोप, डिटर्जेंट्स, एसिड, साल्ट और डाइज, पॉलीमर, मेटल्स, अलॉय, सब में किसका यूजेज है? कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें
कि मैंने बता दिया कि ये 2 ड्रग्स हैं, एक है सिस्प्लेटिनम, एक है टैक्सोल, जिसका यूज हम कैंसर थेरेपी में करते हैं, और दूसरा है एजेडिटी एजिडोथाइमिडीन, जो किसके यूज में काम में आती है, किस में काम में आती है, एड्स पेशेंट के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मतलब हजार्डियस या मैं बोलूँ कि हानिकारक इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कि जैसे हमारे जैसे देखो कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हम रेफ्रिजरेटर वगैरह और ये सब यूज कर रहे हैं तो उससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, और इसकी वजह से किसका डिप्लीटेशन हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर का। ठीक है, और दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे कम किया जाए। ठीक है, जैसे मेथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका कहीं ना कहीं परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत मतलब चुनौती है हमारे लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट चाहिए हमारे इंडिया को कि जो इन सब चीज़ों से निपट सके। ठीक है, उसको निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचर ऑफ मैटर की। देखो हमने 9th और 10th में बहुत अच्छे से कवर किया था नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है कि जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, मैटर कहते हैं, है ना। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जिसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे आसपास जो भी है, चेयर है, मोबाइल है, बुक्स है, पेन है, टेबल है ना, तो ये गेट है, ये सब क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये मैटर। हमारे थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए, ये क्या नहीं है, ये हमारे मैटर नहीं है। ठीक है, तो मैटर के लिए 2 चीज़ें चाहिए कि कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और एक स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे, है ना। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमने क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा था इनको हमने। ठीक है, अब देखो मतलब सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स है ना वो बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, और इनके मूवमेंट के लिए फ्रीडम नहीं होती, जबकि लिक्विड में क्लोज तो होते हैं बट ये थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। जबकि गैसेज में क्या होता है, गैसेज में बहुत दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, और ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो देखो बस यही लिखा हुआ है, particles are held very close to each other in solid in an orderly fashion and there is a not much freedom of movement, है ना, कि मतलब बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, किसमें, हमारे सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है इसमें। ठीक है, सॉलिड के अंदर कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, एक ऑर्डरली मैनर में इस तरीके से अरेंज होंगे। जबकि गैसेज में तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इसके अंदर। अब देखो ये इस तरीके से सटे हुए हैं कि ये क्या नहीं कर पाते, मूवमेंट ही नहीं हो पाता है इनके बीच। जबकि लिक्विड के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है इसमें लेकिन कम होता है, तो ये थोड़ा मूव कर सकते हैं। जबकि गैसेज में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, फास्टली मूव करते रहते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। इसके बेसिस पे हमने क्या करा है, कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं कि भाई देखो जब सॉलिड्स में एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे तो उसका क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, जबकि लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होता। हम जैसे कंटेनर में उनको डालते हैं वो वैसा ही क्या कर लेते हैं, आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो solids have definite volume and definite shape. Liquid have definite volume but do not have definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. ठीक है, जिसमें रखा जाता है उसी तरीके का आकार ले लेंगे वो। ठीक है, जैसे कि भाई पानी है, पानी को बाल्टी में डालोगे तो उसका आकार पानी के बाल्टी जैसा हो जाएगा, मग में डालोगे मग जैसा। तो मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है, उसका क्या फिक्स नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता उनका। ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा शेप ले लेंगे वो। ठीक है, देखो इस तरीके से होता है कि सॉलिड के देखो मॉलिक्यूल्स कितने पास पास, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हैं,
और गैसेज में कितने दूर दूर हैं, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर डेफिनेट शेप, ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इनका डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता भाई, इतनी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। और ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसको कम्प्लीटली क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ईजिली मूव कर सकते हैं, इधर उधर इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure। अब देखो, हमने कहा था कि भाई सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक, और तीसरी हमारी स्टेट है गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट होती हैं। बट इन जब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को वो टेम्परेचर में चेंज कर दें, है ना, टेम्परेचर को या तो घटा दें या बढ़ा दें। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज करने के साथ ही हम इन स्टेट्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट करेंगे, ठीक है, या मैं बोल दूँ मेल्ट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में। लिक्विड को हीट करेंगे या मैं बोल दूँ वेपोराइज करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा गैस में। अब देखो, गैसेज को कूल करेंगे या मैं बोल दूँ कंडेंस करेंगे, यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और लिक्विड को क्या करेंगे, हम कूल करेंगे या मैं बोल दूँ फ्रीज कर लो या सॉलिडिफाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं ये एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय द टेम्परेचर, बाय द चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे में क्या हो सकती हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये दे रखा है एनसीईआरटी में। उसके बाद देखो उन्होंने क्या करा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, देखो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे मैटर है, मैटर को एक हमने डिवाइड किया है मिक्सचर्स में, एक है प्योर सब्सटेंस हमारा। ठीक है, मिक्सचर्स को हमने कहा होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस एक होता है हमारा एलिमेंट्स और एक होता है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है ये मैं बता देती हूँ कि देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि मैटर को हमने क्या करा, क्लासिफाई करा। ठीक है, अब मैटर को क्लासिफाई करा तो सबसे पहले इसको हमने क्लासिफाई किया, एक तो है मिक्सचर्स और एक है हमारा प्योर। ठीक है, प्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है हमारा एलिमेंट, एक है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, और मिक्सचर को भी 2 पार्ट्स में, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो इसको मैं अपने बेसिस पे समझा देती हूँ, उसके बाद हम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैटर को हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई एक होता है हमारा मिक्सचर्स और एक होता है हमारा प्योर। ठीक है, जो प्योर जो मिक्सचर्स होता है ना उसमें क्या होता है कि मिक्सचर्स बनता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस के आपस में मिक्स होने से। ठीक है, 2 या मोर देन 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर 2 या 2 से ज़्यादा जब आपस में क्या करते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिक्स होके क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स बनाते हैं और मिक्सचर्स के अंदर ना किसी भी चीज़ का कोई भी फिक्स रेशो नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो मिक्सचर्स में क्या करते हैं हम 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स लेते हैं और उनका क्या बनाते हैं, हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। जैसे वाटर है हमारे पास, ठीक है, प्लस NaCl है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे वाटर है और NaCl है। देखो NaCl एक अलग कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्या है, प्योर है।
ठीक है। वाटर भी क्या है, एक अलग कंपाउंड्स है, और ये भी क्या है, प्योर है। लेकिन हम इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है, तो जो बनेगा वो हमारा क्या बनता है, मिक्सचर्स बनता है। ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि NaCl और वाटर को आपस में मिला देने से कोई नया कंपाउंड्स बन गया, नहीं, वो रहा तो अब भी क्या, वाटर, और वाटर के अंदर क्या है, NaCl। ठीक है। और इनका मिक्सचर बनाते समय कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं लेते हम, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े नहीं होते हैं ये। ठीक है। एक गिलास में 1 मुट्ठी डाल दिया, 2 मुट्ठी डाल दिया, तो ये कोई फिक्स रेशो नहीं होता है मिक्सचर्स बनाते टाइम। अब देखो, एक हो सकता है कि एक मिक्सचर्स हमारा होमोजीनियस होता है, एक दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की जैसे हमने वाटर के अंदर क्या डाला, NaCl डाला, तो वो पूरा, या वाटर के अंदर क्या डाला, शक्कर डाला हमने, ठीक है, तो क्या हो गया कि वो पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा। ठीक है। उसमें कोई हमें बाउंड्री नहीं दिखाई देती, और थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब जो उनका कंसंट्रेशन है, या मैं बोलूँ जो उनका थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है कि यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे उसके अंदर। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है कि थ्रू आउट द मिक्सचर्स वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो मिक्सचर्स के पार्टिकल्स होंगे वो आपस में यूनिफॉर्मली क्या नहीं रहते, मिले हुए नहीं रहते। जैसे इसका एग्जांपल ले लूँ मैं, सैंड। ठीक है। वाटर के अंदर आप क्या मिलाओ, सैंड मिलाओ, ठीक है, तो थोड़े टाइम में रख दो तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, तो एक अलग से हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे एक विजिबल सी बाउंड्री देखने को मिलती है हमें। ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये मिट्टी जम गई और यहाँ पे ये क्या है, पानी है, ये हाइड्रोजीनियस हो गया। ठीक है। अब देखो, होमोजीनियस मिक्सचर हमारा किसी भी कंसंट्रेशन का बना सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि भाई हमने 1 चम्मच लिया, 2 चम्मच डाला इसके अंदर, 4 चम्मच डाला, तो इसका क्या है, फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। किसी भी कंपोजिशन में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बना सकते, होमोजीनियस मिक्सचर्स बना सकते। इसी तरह से हेट्रोजीनियस में भी कि इनका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। और देखो, होमोजीनियस मिक्सचर्स, या मैं बोल दूँ मिक्सचर्स को आपस में हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर क्या मिला हुआ है, NaCl, तो उसको क्या कर दो भाई, वेपराइज कर दो, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वाटर के अंदर क्या मिली हुई है, सैंड मिली हुई है, तो उसको फिल्ट्रेशन कर लो, सेडिमेंटेशन कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं, मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस को। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस का। प्योर का मतलब होता है कि इस प्योर सब्सटेंस के अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक तरीके के पार्टिकल से ही मिलके ये बना होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा हमारा। ठीक है। किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटीज या अदर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है। अब प्योर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है हमारा एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स। ठीक है। अब जैसे क्या होगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, 1 टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे, दे कंसिस्ट 1 टाइप ऑफ एटम, 1 टाइप ऑफ एटम, ये एक टाइप के एटम को रखेंगे अपने अंदर। और कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स की बात करें तो ये 2 and more than 2 एटम्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म कंपाउंड्स इन ए फिक्स रेशियो। क्या होता है कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, ये कंपाउंड्स हैं जो एटम्स जब आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एटॉमिक फॉर्म में है ना। जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये किससे मिलके बना होता है, 1 टाइप ऑफ एटम से। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, लेकिन है क्या, सारे एक ही तरीके के एटम्स है इसके अंदर। जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना ले,
कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये भी प्योर था, ये भी प्योर था, और ये बना ये भी क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं कि कार्बन का 1 और ऑक्सीजन 1:2 में कंबाइन करेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से NH3 में नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 1:3 में कंबाइन करेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं हमारे। ठीक है, और कभी भी प्योर जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल मेथड से ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। ठीक है, और एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को मतलब फिजिकल मेथड यूज नहीं होंगे, इनके लिए केमिकल रिएक्शंस वगैरह हमें करानी पड़ेगी। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स में क्या होंगे कि एक होता है हमारा एटम और एक होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स क्या होगा हमारा, जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं एटम, तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन मिलके N2, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से CO2, NH3, ये भी क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कि फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अब देखो मेनली क्या है कि भाई क्या एटम है। देखो पार्टिकल्स को मेनली हमने कैसे किया, पार्टिकल्स को हमने डिवाइड किया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब एटम की फॉर्म में जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एटम्स की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, O2, N2, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का। जैसे O2, N2, H2, है ना, CO2, NH3, C6H12O6, ये किसका है, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखो एटम से सिंगल सिंगल उसमें भी रह सकते हैं, और कंबाइन मतलब एटम्स क्या होंगे कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपस में कंबाइन O2, तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करा तो किसका फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल, CO2 के मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह से NH3, इसी तरह से C6H12O6 ग्लूकोज है, इसके अंदर भी क्या होगा भाई हमारा, इसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 एटम्स मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, यानी कि फिक्स रेशियो में। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होता है हमारा एलिमेंट्स, है ना, और एक होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारा क्या होता है कि जो सिंगल सिंगल एटम्स होते हैं, है ना, सिंगल सिंगल एटम्स जिसमें 1 टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन, है ना, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये किसकी फॉर्म में है, एलिमेंट्स की फॉर्म में। जबकि कंपाउंड्स में जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स का। जैसे वाटर, CO2, NH3, ठीक है, ये सब। तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मतलब एलिमेंट्स और एटम्स क्या एक ही चीज़ हैं, या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स एक ही चीज़ हैं। तो देखो मान लो मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम सबको पता है, बोलने से ये क्या है, प्योर, ठीक है, प्योर। और किस फॉर्म में है भाई, मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्योर एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम किस तरह से एग्जिस्ट करता है, Mg की फॉर्म में, तो ये क्या है, एक एटम है, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स हमारा जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एटम फॉर्म में। एलिमेंट्स एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक तरीके से क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा CO2, CO2 भी हमारा क्या है, प्योर है, लेकिन किस फॉर्म में है, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है CO2। कैसे एग्जिस्ट करता है CO2, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे NH3 है तो क्या है, एक ये कंपाउंड्स है, प्योर कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये। और किस तरह से NH3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है, ये NH3 का मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो ये होता है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, ये सब हमने देखा। अब देख लेते हैं हम हमारी NCERT में क्या दे रखा है। देखो, मैटर को हमने क्लासीफाई कर दिया मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, इट्स इज सेड टू बी ए प्योर सब्सटेंस। यानी कि उनका केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ऑक्सीजन के अंदर सारे O2 के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के अंदर सारे नाइट्रोजन्स के ही हैं, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के, कोई दूसरा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम केमिकल नेचर है उनका, तो वो क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया। ए मिक्सचर्स कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने मिक्सचर्स बताया था कि उसके अंदर मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी कि जैसे NaCl सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर के पार्टिकल्स भी हैं और किसके पार्टिकल्स हैं, NaCl के पार्टिकल्स भी हैं, है ना। तो वो क्या नहीं है, प्योर नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दोनों मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर के अंदर हमने क्या डाला, NaCl, ठीक है। वाटर के अंदर हमने क्या डाला, वाटर के अंदर हमने डाला NaCl। तो देखो NaCl भी एक प्योर फॉर्म है, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर कंपाउंड्स है। वाटर भी एक क्या है, प्योर कंपाउंड्स है ना। तो ये है आपस में क्या, ये प्योर है, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिक्सचर्स मिल जाता है, ठीक है। तो क्या है कि विच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, मतलब किसी भी रेशियो में हम जब दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर्स का। हैंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, इसका कंपोजिशन क्या हो सकता है, वेरिएबल। किसी में कम NaCl का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, किसी में ज़्यादा NaCl डाल के सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, तो इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर्स और कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब जो भी मिक्सचर्स के अंदर होता है, जिससे मिलकर मिक्सचर्स बनता है, उसको हम, उनके जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम उसके कंपोनेंट्स ही कहेंगे। भाई किसी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो इसका क्या है, कंपोनेंट्स ही तो है। मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स, हमारे आसपास अगर तुम देखोगे तो ज़्यादातर किस फॉर्म में है, मिक्सचर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ एयर है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं। टी, चाय के अंदर हम चाय पत्ती, चीनी, ठीक है, अदरक वगैरह डालते हैं, तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर्स है ना। ए मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताया था भाई मैंने तुम्हें कि एक होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है।
इन ए होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स आपस में होमोजीनियसली अच्छे से मिल जाते हैं। दिस मीन्स पार्ट, जैसे कि वाटर के अंदर हम क्या बोले, शुगर या नमक बोले, ठीक है। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर्स, देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट्स कंपोजिशन इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि इसका कंपोजिशन आपको सॉल्यूशन के अंदर एक जैसा मिलेगा। कहीं से भी पानी, कहीं से भी NaCl और वाटर का सॉल्यूशन उठाओ, उसका कंपोजिशन एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्लास के इस कोने से उठाया तो हमें अलग मिलेगा, ग्लास के इस कोने से मिलाया तो उसका कंपोजिशन अलग मिलेगा, नहीं, सेम होगा। इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, ठीक है। जैसे कि पानी प्लस सैंड, है ना, चाय पत्ती प्लस चाय के अंदर क्या होती है, चाय पत्ती, तो वो भी विजिबल होती है। मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर, जब हम मिक्सचर्स करते हैं, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर बनाते हैं, एक मुट्ठी चीनी ली, एक मुट्ठी साल्ट लिया, तो उससे हमें साल्ट के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं और शुगर के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनियस का। ग्रेन्स एंड पल्सेज अलोंग विद सम डार्ट, यानी कि ग्रेन्स जो अनाज होता है, जो पल्सेज होती हैं, उसके अंदर भी कुछ डार्ट वगैरह, कंकड़ वगैरह मिले होते, तो ये भी किसका एग्जाम्पल्स हैं, हेट्रोजीनियस का। You can think of many more examples of mixture which you come across in the daily life, है ना, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में अभी मैंने बताया चाय पत्ती, जब चाय बनाते हैं तो उसका मिक्सचर्स, और हम बना भी सकते हैं अपने आप से, है ना। इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम किसके थ्रू अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड। जैसे कंकड़ पत्थर है तो उसको हेड पिकिंग के द्वारा, मिट्टी को फिल्ट्रेट कर लो, है ना, क्रिस्टलाइजेशन कर लो, डिस्टिलेशन कर लो, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनको। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स, मिक्सचर से अलग होते हैं, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग होते हैं मिक्सचर से। ए प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं ये, ठीक है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन ए फिक्स रेशियो एंड इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ सेम कंपोजिशंस, इसके पार्टिकल्स के अंदर भी क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है। C6H12O6। हैंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज हैज ए फिक्स कंपोजिशंस, ऑल्सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड्स, और इसको प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासीफाई इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को भी हमने क्या करा है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो वन टाइप ऑफ एटम से बना हो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहते हैं। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मोलिक्यूल्स, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटम्स की फॉर्म में भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकता है और मोलिक्यूल्स की फॉर्म में भी। इसी तरह से कंपाउंड्स भी एटम की फॉर्म में, कंपाउंड्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एलिमेंट्स, एटम्स और मोलिक्यूल्स किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, फिर भी देखो, There all atoms are of one type. However, the atoms of different elements are different in nature. एक जैसे के तो भाई एक जैसे नेचर में होंगे और डिफरेंट डिफरेंट के डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, नेचर में,
ठीक है, जैसे कि हो गया कि सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स whereas in some other the constituent particles are molecule which are formed by two or more atoms। ठीक है, कुछ कुछ के अंदर क्या होगा कि वो किससे मिलके बने होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे जो एटम्स और मॉलिक्यूल एटम से मिलके दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने होंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल्स, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 क्या है, एक प्योर एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन H2 किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, नाइट्रोजन पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जांपल्स दे रखे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये मॉलिक्यूल्स बना दिए जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो। ठीक है, अब देखो व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो, और जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं तो क्या मिलते हैं हमें, कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सबस्टेंस बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, उसमें भी सेम ही है कि कंपाउंड्स को भी हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें केमिकल मेथड चाहिए। जैसे कि एग्जांपल्स है कंपाउंड्स के, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, वाटर, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के। अब देखो नोट, ये देखो कंपाउंड्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, कि वाटर का मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, नोट दैट ए वाटर मॉलिक्यूल कंप्रेराइज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन एटम्स और एक कार्बन से मिलके बना होता है। Thus the atoms of different element are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristics of a particular compounds। जब क्या होता है कि जो एटम्स आपस में क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का। और कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, जब कंपाउंड्स बनाते, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी हो गई कंपाउंड्स की, वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होगी। जैसे समझो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करते हैं, वाटर का। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबल्जन का, जबकि वाटर क्या करता है, आग को बुझाने में काम आता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, ये था हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब देखो इसके आगे हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है उन्होंने। दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर की। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकली कोई चीज़ हमें कैसा दिख रही है। ठीक है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर, कलर, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में कि वो उसका कंपोजिशन क्या है, उसके कंबल्जन कैसे कर रहा है, वो रिएक्टिविटी एसिड और बेस कैसे दिखा रहा है, तो ये सब किस में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो वाटर है, दिखने में कैसा है, लिक्विड है, और हमें उसका टेम्परेचर नापना है, तो क्या हमें उस वाटर को कुछ किसी और चीज़ में चेंज करना पड़ेगा, नहीं, हम इजीली उसका क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नापने के लिए हमें कोई किसी तरीके का चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए केमिकल चेंज चाहिए हमें।
ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, एसिडिटी, बेसिसिटी, जैसे कार्बन जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। अब अगर हमारी अगली बात आती है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो भाई मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, कोई कितना लंबा है, कितना छोटा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना। तो इन सब का हम मेजरमेंट क्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ मतलब यूनिट्स दी गई। ठीक है। अब पहले पहले शुरू में क्या हुआ कि भाई अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स को माना गया। ठीक है। किसी ने 5 kg को कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया। तो जब आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे डिफरेंट देश के जो लोग हैं, तो उनको वो समझ ही नहीं आएगा, वो अपनी लैंग्वेज यूज कर रहा होगा, वो अपनी, तो मतलब ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी क्या आई, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि IUPAC ने एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बनाया कि भाई सब इस चीज़ को इसी चीज़ में मेजर करेंगे और ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने कितनी यूनिट्स दी, 7 यूनिट्स। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले होती है लेंथ। लेंथ की सिंबल क्या होता है, L, स्मॉल l। नेम ऑफ SI यूनिट क्या है, मीटर में मापते हैं लेंथ को हम, और सिंबल क्या है इसका, स्मॉल m। मास को सिंबल क्या है इसका, स्मॉल m है, और यूनिट क्या है, किलोग्राम, kg में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को स्मॉल t से, नेम ऑफ SI यूनिट सेकंड है, और इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट का नाम एम्पियर है, और इसको A से प्रेजेंट करते हैं सिंबल इसका। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर कैपिटल T से, नेम ऑफ SI यूनिट केल्विन में लेते हैं, और इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, इसको N से रिप्रेजेंट, इसका सिंबल N है, इसकी SI यूनिट मोल है, और इसका सिंबल क्या है SI यूनिट का, MOL, मोल, और जबकि इसकी यूनिट MOL ही है ना। लुमिनियस इंटेंसिटी को I, और सब्सक्रिप्शन में ये V लिखते हैं हम, इसको बोलेंगे कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये है हमारी 7 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे दे रखा है एक टेबल सी, इसमें बस हम एक मोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मापते हैं, मोल में। और मोल में क्या है, द मोल, सिंबल मोल, और इसकी SI यूनिट किसकी है, ये इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। 1 मोल कंटेन्स 6.023 10⁻23 एलिमेंट एंटाइटीज। The number is the fixed numerical value of the Avogadro constant Na when expressed in the unit per mole, and it is called the Avogadro number। इसकी यूनिट क्या होती है, पर मोल होती है, और इसको Avogadro नंबर भी कहते हैं, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल N, of a system is a measure of the number of specified elementary entities। मतलब इसके अंदर हम एटम पार्टिकल्स का मेजरमेंट करते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्री एंटाइटी में बी एन एटम, ए मोलिक्यूल्स, एन आयंस, एन इलेक्ट्रॉन्स, एनी अदर पार्टिकल्स, और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है जिसको हम मापते हैं। और इसके एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। वो पार्टिकल्स एटम, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ क्या दे रखी है इसके अंदर, प्रीफिक्सेस दे रखे हैं। जैसे देखो सबसे, ये इतना करने की ज़रूरत है नहीं। फेमटो का मतलब होता है 10⁻⁻15, और इसे F से रिप्रेजेंट करेंगे। पिको 10⁻⁻12, जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। नैनो 10⁻⁹, जिसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। माइक्रो 10⁻⁶, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है मिली, जिसको हम 10⁻³ से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल m इसका सिंबल होता है। सेंटी 10⁻², जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। डेकी
10⁻⁻1 जिसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, डेका मतलब 10 जिसको da से रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्टो मतलब 10⁻2 जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, किलो का मतलब 10⁻3 जिसको हम k से सिंबल देंगे, मेगा 10⁻6 जिसको कैपिटल M से देंगे, गीगा 10⁻9 जिसको हम कैपिटल G से देंगे, और टेरा 10⁻12 जिसको हम किससे देंगे, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हैं कुछ प्रीफिक्सेज और इनकी वैल्यूज। अब आता है एक अगला टॉपिक हमारा मास एंड वेट। तो देखो मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास मतलब किसी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, तो वो उसका मास हो गया। लेकिन वेट के अंदर हम क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है ना, उसको भी अगर हम मास के अंदर कंबाइन कर दे तो वो हमारा क्या बन जाता है, वेट। मास किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है, ठीक है। और इसको हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है मास की, केजी में, और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस, या मैं बोल दूं किसी के द्वारा जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसा यूनिट्स होती है इसकी मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हम इसको सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर में भी ले सकते हैं। अब देखो कॉमन यूनिट है वॉल्यूम की लीटर। तो देखो यूनिट कन्वर्जन है कुछ इसमें, देखो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, और 1000 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ml बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब के, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या मैं बोल दूँ 1000 ml में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि 1 लीटर में 1000 ml और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होंगे, और 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। इसके अंदर तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml, तो इसका मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम यूनिट्स के बारे में। अब देखो इसमें हमें डेंसिटी के बारे में बताया गया है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, कि मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, कि उसका डेंसिटी बोलते हैं, तो कितने वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास की यूनिट हमें पता है SI में किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम्स की हम क्या लेते हैं, मीटर क्यूब लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। और इसको हम किलोग्राम की जगह किलोग्राम को ग्राम में और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापते हैं। तो ये भी कन्वर्जन यहाँ पे दे रखा है कि जब हमें टेम्परेचर किस में दे रखा हो, सेल्सियस में दे रखा हो, और उसको केल्विन में करना हो तो उसको 273 डिग्री ऐड कर दो उसके अंदर, तो केल्विन आ जाएगा। लेकिन अगर हमें केल्विन में दे रखा और सेल्सियस निकालना हो तो 273 का माइनस कर दो उसके अंदर से, तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट सेल्सियस आ जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट निकालना हो और डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दो, इस फॉर्मूले में लिख के हम निकाल सकते हैं सेल्सियस भी। अब देखो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, देखो क्या होता है इसमें कि हम जब भी कुछ मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, अनसर्टेनिटी, या भाई हम सर्टेन नहीं होते कि भाई जो हमारी वैल्यू आई है वो एकदम करेक्ट है या फिक्स है, तो इसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स। अब देखो इसके लिए कुछ साइंटिफिक नोटेशंस दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, सर्टेनिटी ला सके मेजरमेंट्स के अंदर। तो उसमें क्या बताया गया है, देखो कि जैसे हमने कोई संख्या लिखनी है,
है ना। तो ये इतना लंबा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इस 0 0 0 0 0 इतने सारे हैं, तो इसको क्या कोई हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इतना बड़ा नंबर है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया इन मतलब बड़े बड़े नंबर्स के लिए कि इन नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, n इंटू टेंस टू पावर n फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इंटू टेंस टू पावर n फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 232.508, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को, जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए या तो इस को किधर लेके जाएंगे, इस पॉइंट्स को इधर राइट हैंड साइड, है ना। या फिर जैसे ये नंबर है, तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लेके जाएंगे इस पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को डेसिमल को शिफ्ट करेंगे या राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम डेसिमल को फिक्स करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो मान लो कोई ये नंबर है, ऐसे समझो, जैसे हमारा कोई ये नंबर दे रखा है, एनसीईआरटी में एक नंबर है 232.508, ठीक है। और एक नंबर है हमारा 0.00016, ठीक है। तो देखो इसको हमें सर्टेन नंबर में यानी कि n इंटू टेंस टू पावर n फॉर्म में हमने लिखना है इसको, ठीक है। यानी कि ये कोई नंबर है n और उसको 10 की पावर में लिखना है। देखो अब ये नंबर है, तो या तो हम इस पॉइंट्स को इधर ले जाएं या फिर इधर ले जाएं। तो सर्टेन नंबर करने के लिए हमें इसको किधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो देखो इसको यहाँ से और हम कहाँ लेके गए, यहाँ पर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 32, है ना। और इसको कितने डिजिट आगे लेके गए, 1 2 डिजिट आगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंस टू पावर 2, यानी कि जब भी हम डेसिमल्स को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब देखो इस तरीके से, अब इस पॉइंट्स को कहाँ लेके जाना, हमने पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी कि राइट हैंड साइड। 1 2 3 4, है ना, 1.6 और कितना डिजिट लेके गए आगे इस डेसिमल को, 4 डिजिट। तो वो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। यानी कि जब हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं, शिफ्ट कराते हैं, तो पावर पॉजिटिव में आती है। और जब हम राइट हैंड साइड डेसिमल को फिक्स कराते हैं, तो पावर हमारी किस में आएगी, नेगेटिव में आती है, ठीक है। ये है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब दे रखा है कि मान लो हमने क्या करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। तो देखो ये इतना बड़ा नंबर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स मान के कर सकते हैं। 5.6 को कितना मान लो, 6 मान लो, और 6.9 को 7 मान लो, ठीक है। 5.6 को अप्रोक्स मान के कर सकते हैं कि भाई हमारा नंबर है 5.6 को हमने अप्रोक्स 6 माना, और 6.9 को हमने अप्रोक्स कितना माना, 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो टेंस टू पावर 13, ठीक है। कितना आया ये, 42 इंटू टेंस टू पावर 13, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट्स को हम कहाँ ले जा सकते हैं, लगभग क्या कर सकते हैं भाई, इस पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 4.2 इंटू टेंस टू पावर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जो वैल्यू आएगी ना, वो 4.2 से थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ली है, 5.6 की जगह 6 लिया है, और 6.9 की जगह हमने क्या वैल्यू ले ली, 7। तो ये वैल्यू आएगी, ये इससे 4.2 से थोड़ा सा क्या आएगी, कम आएगी। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से देखो ये है, तो 9.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 2.5 को 2.5 ही रहने दो। तो क्या आ जाएगा, लगभग 9 इंटू 2.5 करेंगे तो लगभग 25 आएगा। तो जो वैल्यू आएगी ना हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी, हमने थोड़ा सा बढ़ के लिया था तो ये थोड़ा सा उससे क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू कम आई है। तो इस तरीके से, ठीक है, और इन पावर्स को जोड़ दिया हमने तो 10⁻⁻8 आया। अब इस पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट करा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कितना अंक, एक अंक, तो 10⁻⁻8 इंटू 10⁻1 प्लस का, तो 8 में से 1 गया प्लस का, -8 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा, -7। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या करना होता है, दे हैव द सेम एक्सपोनेंट, यानी कि ये जो पावर में वैल्यू है ना, ये सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, इक्वल करनी होती है। अब चलो ये है 8.95 इंटू 10⁻3, तो इस 4 को हम क्या बना लेते हैं, 3। तो 4 को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 बनाने के लिए हमने इसको किधर चेंज कर दो भाई, इस डिजिट को राइट हैंड साइड कर दो। तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 4 में से माइनस का 1 गया तो 3 बन गया, ठीक है। और अब इनको क्या कर लो, जोड़ लो, या फिर जैसे इसमें बताया गया है कि इस 3 को क्या बना लो, 4 बना लो। तो 4 बनाने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, हमने इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने से पावर जुड़ती हैं। तो एक अंक हमने इधर शिफ्ट करा इसका, तो कितना हो गया, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन में भी है कि ये है 10⁻⁻2 और ये है 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻2 को या तो 10⁻3 बना लो -3, या -3 को -2 बना लो। तो चलो मान लो -3 को हमने -2 बनाया, तो -3 को -2 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ही 10 के लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो 10⁻1 एक डिजिट इधर शिफ्ट हुई, तो 10⁻−3 में से 1 गया तो कितना बचा, 10⁻−2। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब होता है एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या दे रखा है। Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instruments and the skill of the person making the measurement, ठीक है। अब ये अलग अलग मतलब कौन कौन व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स की स्किल्स क्या है, उनके बेसिस पे अलग अलग क्या आते हैं, हमारे रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट्स कम्स आउट टू बी 9.5 ग्राम। हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मापा और वो 9.5 ग्राम आया, 4 ग्राम आया, है ना। ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस object on an analytical balance, the mass obtained is 9.4213 ग्राम, ठीक है। वो हमने करा तो इतना आ रहा था, लेकिन हमने एनालिटिकल बैलेंस से नापा तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। द मास ऑब्टेन बाय एन एनालिटिकल बैलेंस इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑब्टेन बाय यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस, ठीक है। तो उससे थोड़ा ज़्यादा आया जो हमने एनालिटिकल बैलेंस से मास निकाला इसका, और जो हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस निकाला था उससे ज़्यादा आया एनालिटिकल मास। देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इन अनसर्टेन। तो ये जो ये लिखी गई है ना, ये क्या है, सारी डिजिट्स हैं, वो क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। मैं इसके अंदर ये जो लिखा गया है 9.4 प्लेटफॉर्म बैलेंस के अंदर, ये 4 क्या है, अनसर्टेन है, कि ये 4 भी हो सकता है, 3, 2, 1 इसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है आगे, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय
मेंशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब इसको अनसर्टेनिटी को हम सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू कर सकते हैं कम। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि भाई ये क्या होता है, एस्टिमेट होता है ±1 का। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेट और अनसर्टेन, यानी कि ±1 हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको बनाने के लिए क्या दे रखा है, इफ़ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 ml वी से द 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, यानी कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, डेसिमल के बाद की डिजिट है वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी क्या हो गई, ±1 हो सकती है, यानी ये से एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। अब देखो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो देखो द नॉन जीरो डिजिट्स ऑल आर सिग्निफिकेंट्स। देखो नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 285 है, इसमें कोई जीरो नहीं है। 0.25 ml है, तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3। इसमें कितने हैं, 2। तो मतलब नॉन जीरो डिजिट जो भी होंगी वो सारी कैसी होगी, हमारे सिग्निफिकेंट्स होंगी। जीरो प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि देखो ये है। ठीक है, अब इससे क्या है कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो हमारी क्या है, 3 है। उससे पहले जितने भी जीरो होंगे ना उनको हम किस में काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। इसी तरह से 0.0052 ये क्या है कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जितनी भी जीरो हैं वो सारी इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, फिगर कितना है, 2 है। यानी कि नॉन जीरो जो डिजिट होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट होगी, और नॉन जीरो डिजिट के आगे जितनी भी जीरो होंगी वो कितनी होंगी, वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट भी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि 2.005 ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो। तो इसके बीच में जो भी जीरो होगा वो सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 4। ठीक है, इसी तरह से 0 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर। देखो आप इसे ऐसे समझाती हूँ, एक लिखा हुआ है 0.200 है ना, एक लिखा हुआ है 100, एक लिखा है हुआ है 100 पॉइंट, और एक लिखा हुआ है 100.0। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लेकिन पॉइंट डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सारी किस में आती है, सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। यहाँ पे जो है मतलब एक नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद में कोई डेसिमल नहीं लिखा गया है, तो वो सारे जीरो कैसी होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ पे फिगर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे फिगर, यहाँ पे पॉइंट रख दिया ना हमने, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट होगा, 4 होगा। यानी कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई है काउंटिंग नंबर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमने लिखा 2 बॉल्स, ठीक है, या 20 एग्स। अब इसको सामने वाला कैसे लिख सकता है, 2.00000 कितना भी लिख सकता है। इसी तरह 20 को कैसे लिख सकता है, 0.00000 कितनी भी लिख सकता है। तो इस तरीके के जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनमें जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो यही दिया गया है 5 पॉइंट्स हमारा। अब देखो इसमें दिखा गया है कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कितने हैं सिग्निफिकेंट, वही तीनों ही हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब एक होता है हमारा प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी, प्रेसिजन और एक्यूरेसी।
प्रिसीजन का मतलब होता है कि कोई दो वैल्यू है जो एक दूसरे के बहुत आसपास है। जैसे कि एक ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी ट्रू वैल्यू क्या थी, 2.00 ग्राम थी, लेकिन एक स्टूडेंट ने किया, उसकी दो वैल्यू आई, एक बार आई 1.95 और 1.93। तो ये वैल्यू एक दूसरे के क्या है, बहुत दूर, एक दूसरे से पास पास है। तो ये कैसी वैल्यू हो गई, प्रेसिजन। और जो 2 है वो कैसी वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू है। इसी तरीके से दूसरे ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो एक बार ये वैल्यू आई 1.94 और एक बार 2.05 वैल्यू आई। तो इसमें क्या है कि दो रिजल्ट ऑब्टेन किए, ना ही तो ये एक्यूरेट है और ना ही एक दूसरे के प्रेसिजन यानी कि पास पास है, ये इससे काफ़ी दूर है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू तो है ही नहीं, वैसे भी 2.00 आती है, और प्रेसिजन वैल्यू भी नहीं है क्योंकि एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए ये वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा अगला पॉइंट्स है जो वो क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो हमने इनका एडिशन करना है, तो हमने एडिशन कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि अब जो ये डेसिमल का पॉइंट तो के नीचे तक कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, लेकिन हम डिजिट्स उसमें उतनी ही रखेंगे जो सबसे कम नंबर वाला सिग्निफिकेंट है ना, उसके बराबर ही होने चाहिए उसके अंदर। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है टोटल, लेकिन पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट, तो हमने इसकी 30.1 ही रखना है, इस 2 को हटा देना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी मैक्सिमम नंबर है जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर के तो उस मतलब कितने टोटल हैं सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर, मैक्सिमम 3 है। तो इस वैल्यू को भी हमने कितना तक रखना है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक रखना है, यानी कि 3 नंबर्स तक। ठीक है, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रखने का। अब मान लो क्या होता है, राउंड ऑफ करना होता है हमें, मान लो, तो उसके लिए क्या करें कि अगर ये लास्ट वाला नंबर है ना 6 यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इस 6 को हटा के हम यहाँ पे 8 की जगह क्या कर सकते हैं, 9, तो इसको 1.39 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू है 4, ये लास्ट वाली जो 5 से कम है, तो इसको अगर 4 को हटाना है तो यहाँ हम 3 को 4 नहीं बना सकते क्योंकि ये वैल्यू 5 से क्या है, कम है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 4.33 फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई डिजिट 5 ही है मान लो लास्ट में, जैसे 6.35, तो ये 5 अगर यहाँ पे 5 के बाद ओड नंबर है तो इसको क्या बना देंगे, इवन बना देंगे, यानी कि 6.4 लिख देंगे इसको। लेकिन ये 6.25 5 के बाद क्या है, इवन नंबर है, तो इसको इवन ही रहने देंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, 6.2 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब है हमारा अगला टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन की बात करेंगे हम। ठीक है, कि भाई यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे निकालते हैं हम डायमेंशन इनकी। ठीक है, देखो हम कैसे करते हैं इसमें कि हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल से समझो कि मान लो तुमसे पूछा गया है कि ये एग्जांपल्स है कि एक क्या पूछा गया है, 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, 3 इंच में पूछा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो एक में इतना सेंटीमीटर, तो 3 इंच में कितना हो जाएगा भाई, 2.54 इंटू 3, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे, तो इसके बराबर यूनिटरी मेथड यूज कर लिया ना हमने। इसी तरीके से अगला देखो कि 2 लीटर दे रखा है और इसको हमने पूछा है कि इसको मीटर क्यूब में करो। तो देखो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 ml, या मैं बोल दूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब के इज इक्वल टू होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब हमारा किसके बराबर होगा, 1000 लीटर के बराबर। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला है यहाँ पे, उसने कहा है कि 2 लीटर है, तो उसमें बताओ
कि उसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, या मैं बोल दूँ कि भाई जो हमारा, नहीं मीटर क्यूब नहीं पूछा, हाँ मीटर क्यूब भी पूछा है, हाँ मीटर क्यूब भी पूछा है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है भाई हमने इसमें कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 लीटर। ठीक है, तो अब इसको हम कर सकते हैं किस तरीके से, दो दो मीटर क्यूब, 2 लीटर में पूछा कि कितने मीटर क्यूब होंगे। तो इसमें देखो क्या कर रखा है इन्होंने कि 1 लीटर में सब जानते हैं कि कितना होगा भाई, 1000 ml, या मैं बोल दूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सबसे पहले लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में सबसे पहले फिर उसने क्या करा है मीटर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप चल सकते हो। इसी तरह से 1 मीटर में हम जानते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 1 मीटर को किस में कन्वर्ट करो भाई, सबसे पहले 1 मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या करो कि उसको क्या करो, 10⁶ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1 मीटर क्यूब को, क्योंकि भाई 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो तो लगभग 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 आया, इसको 1 लीटर इज इक्वल टू होता है किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, और अब इसको सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने कर ही रखा है कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसमें इसका भाग दे दो तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ना करके भाई सीधा ही याद रख लो कि भाई क्या होता है, 1 लीटर जो हमारा हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर होता है, तो हमने क्या करना है, लीटर को सीधा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो इसको बस क्या कर दो, उससे भाग दे दो तो आ जाएगा हमारा। 2 में किसका भाग देना हमने, 1000 का, बस। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में, सीधा सीधा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। बस सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लो, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, सेकेंड पूछे 2 दिन में। तो देखो इसको भी हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, इसी ने दे रखा है एक डे में क्या है, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर कितनी होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा उन्होंने, तो भाई 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, 60 सेकंड होती हैं, तो 2 के अंदर क्या होगी भाई, 2 × 24 × 60 × 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। यूनिटरी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कैसे बताया है कि 1 डे में 24 घंटे होंगे, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 2 में कितना होगा, 24 × 60 × 60 और गुणा 2 कर देंगे क्योंकि 2 दिन का पूछा है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन। अब देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ना हम किसी, सबसे पहले लवोशियर ने दिया था, ना हम किसी एलिमेंट्स को बना सकते हैं, मास को चेंज कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, ना ही एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये फिक्स होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है। ठीक है, मान लो जैसे समझो कि वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2O2। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। ठीक है, 32 और दूनी 64, 64। ठीक है, और इधर कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे भी भाई 2 करो। ठीक है, 4 और ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 32। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, यानी कि देखो 2H2 प्लस O2 इंटू 2H2O, ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है इसका, 4, इस पे कितना है, ये 32, यहाँ पे टोटल कितना है, 36। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट कितना लिया हमने, 36 ग्राम, और प्रोडक्ट भी कितना बना, 36 ग्राम। यानी कि ना ही हम किसी भी मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, वो जितना है उतना ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये किसने दिया था, हमारे लवोशियर साहब ने दिया था। अब एक आता है हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम। डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम क्या है कि चाहे वाटर हम दिल्ली से लें, चाहे किसी तालाब से लें, चाहे झरने से लें, चाहे नदी से लें, कहीं से भी लें, उसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि जो हाइड्रोजन होती है वो 2:16 यानी कि 1:8 में ही होगी, चाहे वो वाटर हम कहीं से भी लें और किसी भी तरीके से क्या है, बनाया गया है। ये है हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ। एक होता है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। क्या होता है भाई, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है कि देखो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक बनाती है H2O2, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बनाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बनाती हैं ये कि यहाँ पे H2, यहाँ पे कम मतलब बैलेंस कर लो, H2 प्लस O2 बराबर H2O2 बनाती हैं। इसी तरीके से एक H2 प्लस O2 मिलके वाटर बनाती हैं, तो उसको हाफ लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये बन गया। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है वो कितना है दोनों के लिए, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, 32, यहाँ पे कितना है, 16। तो इन दोनों को अगर हम फिक्स कर दें, एक एलिमेंट्स को फिक्स कर दें, तो जो दूसरा एलिमेंट्स है वो होल नंबर रेशियो में होगा। यानी कि ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे क्या है, 16:32, यानी कि 1:2। ये हमारा क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम है। एक हमारा आता है गैलुशेग लॉ। गैलुशेग लॉ क्या है कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस हमारी वो होती है जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। PV = nRT। देखो तो गैलुशेग ने क्या कहा कि अगर हम क्या कर दें, उसका टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, और R है ही कांस्टेंट, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट, R कांस्टेंट और T कांस्टेंट। तो चाहे हम कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे, चाहे हम उसकी वॉल्यूम की बात करें या नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है, सेम ही होता है। यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये क्या है, हमारा गैलुशेग लॉ है। ठीक है, तो यही होता है हमारा डेफिनेट मतलब गैलुशेग का लॉ। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ना ही हम बना सकते ना ही बिगाड़ सकते किसी भी मास का, वो डेफिनेट। लॉ ऑफ डेफिनेट में भी ये दे रखा है कि कॉपर है वो चाहे नेचुरल से बनाया गया है चाहे सिंथेटिक, उसमें कॉपर और ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो सेम ही होगा।
ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन, यहाँ की ये वाटर बनाया गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखा, तो यहाँ पे जो बना वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल रेशियो या होल नंबर रेशियो में होगा, जो दूसरा एलिमेंट्स होगा। गैलोसेक लॉ मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है फॉर आइडियल गैस, तो V इज प्रोपोर्शनल टू N। ये हमारा क्या होता है, गैलोसेक लॉ होता है। ठीक है। अब एक इसके बाद आया हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, डाल्टन ने एक एटम के बारे में बताया और उनकी थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, इंडिवाइजेबल एटम्स, एटम्स को मैटर के अंदर इंडिवाइजेबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, एटम्स। यानी कि एटम्स को अकॉर्डिंग टू डाल्टन हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि O2 है, ओके, O2 के अंदर सारे किसके एटम्स है, ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के अंदर किसके एलिमेंट एटम्स है, नाइट्रोजन के। तो उन सब की प्रॉपर्टी कैसी होगी, मास भी आइडेंटिकल होगा। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स कम फॉर्म होता है जब एटम्स आपस में क्या करते हैं, डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है मेटल्स का। यहाँ पे ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि H2 प्लस O2 2H2O वाटर बनता है, तो यहाँ पे भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इनका मास, इधर भी रिएक्टेंट का मास 36 था और इधर भी कितना है, 36। यानी कि ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम क्रिएट कर सकते। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बारे में नहीं बता सका, गैसियस वॉल्यूम्स लॉ के बारे में को एक्सप्लेन नहीं कर सका, यानी कि गैलोसेक लॉ के बारे में नहीं बता सका। ठीक है। ये केमिकल लॉ वगैरह इनको तो कर पाया कि क्यों आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे, लेकिन वो किस लॉ को फॉलो नहीं कर सका, बता सका, गैसियस वॉल्यूम्स लॉ, या मैं बोल दूँ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैलोसेक लॉ के बारे में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने नहीं बताया था। ठीक है। अब इससे आगे हम चैप्टर हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, अदरवाइज लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास से शुरू करेंगे हम अगले अपनी वीडियो के अंदर इसको।